हेलो बच्चों, तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। हमने पिछले लेक्चर में एवरेज स्पीड पढ़ लिया था, उसके अलग अलग टाइप्स पढ़ लिए थे। तो एवरेज वेलोसिटी को हम समझते हैं जिस तरीके से एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो ये वेलोसिटी के टाइप के अंदर आता है। वेलोसिटी के टाइप्स 4 होते हैं, जैसा कि आपने स्पीड के टाइप पढ़े हैं वैसे वेलोसिटी के टाइप होते हैं। पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और फिर आता है एवरेज वेलोसिटी, और लास्ट में क्या आता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें से हम किसको पिक कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी को। तो लिख लेंगे इसका डेफिनेशन जल्दी से। डेफिनेशन क्या है इसका, द टोटल डिस्प्लेसमेंट covered by a body in total interval of time, उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ठीक है जी, चलिए ये हो गया है ना। अब इसमें एक और फॉर्मूला होता है। कई बार क्या होता है, हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी गिवन होता है और वहाँ से हमें इसका टोटल वेलोसिटी निकालना पड़ता है। तो नोट कर लेंगे, एक और फॉर्मूला इसका होता है कि अगर अपने को एवरेज वेलोसिटी निकालना हो, क्या निकालना हो, एवरेज वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये भी जो फॉर्मूला होता है वो एवरेज वेलोसिटी का ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इनिशियल मतलब क्या होगा, शॉर्ट में लिखेंगे तो इट इज़ u प्लस v अपॉन 2। ठीक है, मतलब आपको इनिशियल अगर पता हो वेलोसिटी 20 है, बाद का 30 पता हो, जोड़ के अपॉन 2 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो ए से चलना शुरू करता है। ए से चल के वो कहाँ पहुँच गया, वो चला गया बी पे पहुँच गया। सपोज ये डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर है, और बी से फिर वो चला गया सी पॉइंट पे। बी से सी चला गया, सपोज डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर है। सी से वापस लौट के वो आया और यहाँ से वो यहाँ पहुँच गया, डी पॉइंट पे पहुँच गया। और ये जो पूरा डिस्टेंस है, सपोज ये है 18 मीटर्स, 18 मीटर का। ये क्वेश्चन एक है कि बॉडी का मूवमेंट 1 बाय 1 आपको मैंने ट्रेस करके समझा दिया है। ये आपका बॉडी का मूवमेंट हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ से बॉडी पहले ए से बी गया, बी से सी गया, और सी से वापस कहाँ पे आ गया, डी पे आ गया। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि ए से लेकर सी तक की पहले बात कर लेते हैं। तो ए से लेकर सी तक जो बॉडी मूव कर रहा है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ गए। तो ए से लेकर सी तक बॉडी मूव किया, उसमें आप बताइए कि डिस्टेंस क्या होगा। जो बातें पता जल्दी बता दो। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 और 5 15 मीटर, और यही डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, ये आप जानते हो अच्छे से। मैं इसमें एक डेटा और ऐड कर देता हूँ ताकि आपका न्यूमेरिकल पार्ट भी अच्छा हो जाए। सपोज ये 10 मीटर जाने में इसको 10 सेकेंड ही टाइम लगा, ये 5 मीटर जाने में इसको 5 सेकेंड ही टाइम लगा, और ये 18 मीटर आने में इसको 18 सेकेंड ही लगा। ठीक है, ये इसका मैंने लिख दिया डिटेल में कि क्या क्या मूवमेंट है इसका। ठीक है, डिस्टेंस हो गया। अब बताइए ए से बी तक अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एवरेज स्पीड क्या रहा होगा, एवरेज स्पीड, तो क्या लिखोगे बता दो मुझे। टोटल डिस्टेंस कितना है ए से बी तक, ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है, 10 और 5 15 मीटर, और ए से सी तक का टाइम कितना है, वो भी 15 सेकेंड है। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, चलिए, और ए से सी तक का एवरेज वेलोसिटी भी कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी भी अगर आपको निकालना हो तो कितना हो जाएगा बताइए। टोटल डिस्टेंस कितना है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो भी 15 है, टाइम 15 है, तो दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी क्योंकि स्ट्रेट पाथ है ना, तो देयर इज़ नो चेंज। चलिए एक इसमें मैं एक और चीज़ सिखाता हूँ आपको कि अगर मैं ए से डी की बात करता हूँ कि बॉडी ए से डी गया है, पूरा जाके लौट के आया, तो ऐसे कंडीशन में डिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 10 5 15 18 कितना होता है, 33 मीटर हो गया। इसी में कोई आपसे पूछ दे कि भाई एवरेज स्पीड कितनी हो गई,
तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 33 और टोटल टाइम भी कितना हो 33, तो आंसर क्या आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो 15 गया 18 बैक मार गया, तो यहाँ से 3 पीछे गया, तो आंसर क्या हो जाएगा -3 मीटर, ऐसे माइनस लिखना पड़ेगा। और ऐसे कंडीशन में आपसे पूछे कि एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो क्या बोलोगे, द एवरेज वेलोसिटी विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट इज -3 एंड टोटल टाइम 33, तो इट विल बी -1/11 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि पूरे जर्नी के दौरान जो है आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या मिला -3 मिला, और टोटल टाइम क्या मिला आपको, वो आपको 33 मिला, तो उसको आपने क्या किया, ऐड कर दिया, तो इस तरीके से आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराता हूं जो थोड़े से कॉम्पिटिटिव पर्पज से आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे और स्कूल एग्ज़ाम में भी कभी कभार आ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इससे कुछ कंसेप्ट आपके अच्छे डेवलप हो जाएंगे इन बेसिक क्वेश्चंस के अलावा। ठीक है, उसके बाद इसमें बचेगा रिलेटिव वेलोसिटी, तो वो हम करके चैप्टर को एंड कर सकते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग कुछ न्यूमेरिकल वाले पार्ट्स। हाँ जी, तो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो है एवरेज वेलोसिटी को लेकर ही पहले कुछ सीखते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक पॉइंट है, यहाँ पर एक रिंग हमने रखा और 2 पाथ ऐसा बना हुआ है जी। ठीक है, एक ये पाथ है, एक ये पाथ ऐसा बना हुआ है। यहाँ पे 2 रिंग बने हुए हैं। एक रास्ता है जो कि ऐसे जा सकता है यहाँ पे, एक रास्ता है, एक रिंग ऐसे जा सकता है यहाँ से। तो ये ए है और ये बी है। क्वेश्चन ये कहता है कि ए एंड बी हैव गिवन, दोनों को सेम वेलोसिटी दी गई। ए और बी को क्या किया गया, सेम वेलोसिटी दिया गया। तो क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ देम विल रीच द अदर एंड फास्टर। इन दोनों में से कौन अगले एंड पर सबसे पहले पहुंचेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखते हैं, समझिए। ए जब यहाँ से चला तो दोनों को यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। देखिए, अगर हमने यहाँ पर ए और बी को सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी तो बी का हॉरिजॉन्टल ऑफ कोर्स सेम रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स बाद में नहीं लग रहा है, तो दोनों का हॉरिजॉन्टल सेम रहेगा। लेकिन जब ये बी यहाँ पहुँचेगा तो इस बी में इस स्ट्रिंग की वजह से एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा और इसका mg जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। जब इसका नॉर्मल ऊपर जाएगा, mg नीचे आएगा, तो इसका रिजल्टेंट जो है यहाँ बढ़ के आएगा। यानी कि इसके पास तो ऐसा कोई mg और नॉर्मल कंसेप्ट नहीं आया, लेकिन इस वाले रिंग को ये इन दोनों का रिजल्टेंट मिला है ना। और हॉरिजॉन्टल तो था ही इसके पास पहले से। देखो, तो ये जो बी वाला रिंग है उसको हॉरिजॉन्टल के साथ साथ एक और वेलोसिटी मिल गई, जिसकी वजह से इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब बोलोगे सर जब ये यहाँ पहुँचेगा तो नॉर्मल यहाँ जाएगा, बिल्कुल जाएगा, मानता हूँ मैं, और तब इसका mg नीचे जाएगा तो वो फोर्स इसको कम भी करेगा, मानता हूँ मैं, कम करेगा। लेकिन बताइए, जो मान लेते हैं कि ए यहाँ से 10 से चला और बी यहाँ 10 से चला, तो बी का स्पीड यहाँ कितना हो जाएगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15। फिर यहाँ घटना शुरू होगा, 14, 13, 12, 11। बी का स्पीड यहाँ से यहाँ तक आने में बढ़ा और यहाँ से आने में घटा, लेकिन रहा तो ऐसे ज़्यादा। तो क्या होगा, लिखेंगे इसका आंसर में कि बी विल रीच फास्टर। बी जो है वो जल्दी पहुँच जाएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। मान लो कि एक ऐसा कोई ट्रैक है और दूसरा एक और ट्रैक है। ये क्वेश्चन जेईई में आया हुआ है। यहाँ से एक बॉल ए को ड्रॉप कर दिया गया, यहाँ से एक बॉल बी को ड्रॉप कर दिया गया। सवाल ये है कि कौन सा बॉल पहले जाएगा। आपको पता है कि यहाँ तक दोनों की स्पीड सेम होगी, दोनों टाइम बराबर होगा, लेकिन जैसे ही वो इस पार्ट में पहुँचेगा तो इस पार्ट में बी जो है बाजी मार लेगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो क्या लिखेंगे, बी
रीचेज फास्टर, बी जो है वो बी रीच फास्टर, बी जो है वो जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे और बात करते हैं। तो भाई साहब कौन थे? एक थे ड्रंकर्ड, एक ड्रंकर्ड था भाई साहब, बढ़िया उसका व्यवस्था था। वो क्या करे, वो 5 कदम आगे चले तो 3 कदम पीछे चले, फिर 5 कदम आगे चले, फिर 3 कदम पीछे चले। तो ऐसा उसका प्रोसेस चल रहा था। अब क्या है कि उसका हर कदम 1 फीट का है और हर कदम को प्रोसेस पूरा करने में जो है वो 1 सेकंड लगता है भाई साहब। ठीक है, तो सवाल क्या हुआ, समझ में आ रहा है कुछ? एक ड्रंकर्ड है, क्या क्या कर रहा है वो? 5 फीट या 5 स्टेप, सॉरी 5 स्टेप्स आगे चल रहा है एंड 3 स्टेप्स बैक कर रहा है ना। तो 5 स्टेप आगे गया, 3 स्टेप पीछे आ गया। हर फीट जो है उसका 1 स्टेप कितने का है? 1 फीट का है और इसको करने में 1 सेकंड का समय लगता है। अब जो ये भाई साहब हैं, ये हो गए, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, और ये इधर बिल्कुल ड्रंकर्ड है, बढ़िया चल रहा है, 5 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे, 1 स्टेप 1 फीट का 1 सेकंड चल रहा है और बढ़िया इधर गाना गा चल रहे हैं। और भाई साहब 13 फीट के आगे, 13 फीट आगे एक नाला है, नाला नाली जो बोलना है बोल दो, इसमें कोई भेदभाव नहीं करना है। सवाल यह है कि ये भाई साहब कितनी देर में नाले में गिर जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि जो पहला सेट इसने बनाया, उस पहले सेट में ये 5 स्टेप कहाँ गया? आगे गया और 3 स्टेप पीछे आ गया। तो ये गया कितना? 2 फीट, 2 फीट आगे बढ़ चुका है। और ऐसा करने में मुझे लगता है कि ये 8 सेकंड अपना खर्च कर चुका है, क्योंकि 5 आगे गया 3 पीछे आया, 8 सेकंड खर्च कर चुका है। जो इसका सेकंड सेट ये चलाएगा, सेकेंड सेट में ये फिर से 2 फीट चलेगा और फिर से 8 सेकेंड खर्च कर चुका होगा। सोचो आप, जब अपने ये थर्ड सेट में होगा तो ये फिर से 2 फीट आगे बढ़ चुका होगा और अगला 8 सेकेंड खर्च कर चुका होगा। जब ये अपने फोर्थ सेट में होगा तो ये 2 फीट फिर चल चुका होगा, मतलब आगे बढ़ चुका होगा, क्योंकि 5 आगे जाता है 3 पीछे जाता है, और यहाँ पर इसको फिर से 8 सेकंड लग गया होगा भाई साहब। ठीक है ना। तो देखो 2 2 4 2 6 8 फीट पे आ चुका है। अब जैसे ही फिफ्थ सेट का 5 स्टेप आगे ये गया कि सीधे नाले में गिरेगा, और दुनिया में सबको पता है कि नाले में गिर के आज तक कोई कभी वापस नहीं आया। वो सुबह वापस आता है फिर, हाँ वो दिन में थोड़ा ना, वो रात में थोड़ा ना वापस आएगा, सुबह वापस आएगा फिर तो। ठीक है, तो ये कितना हुआ बताओ? 5 स्टेप आगे गया तो इसका 5 सेकेंड यहाँ खर्चा हुआ, 5 सेकेंड यहाँ पे खर्चा हुआ। ऑफ कोर्स 5 फीट आगे ऐड हो गया इसमें, तो 13 फीट हो गया, और 5 सेकेंड ऐड हुआ, ऐड करो पूरा 8 8 16 8 24 8 32 5 37 सेकेंड में जो है भाई साहब नाले में गिर जाएंगे। छोटा मोटा क्वेश्चन है, कर लो यार, है ना। चलो और आगे बात करते हैं, न्यूमेरिकल्स उठाते हैं और सीखते हैं। चलिए एक मिनट। चलिए, तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था, वो था क्या? एवरेज वेलोसिटी। जस्ट पढ़ा था अभी हमने, एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था। जैसे मान लीजिए कि ये एक कार्टेशियन प्लेन है और यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका यहाँ से पोजीशन वेक्टर क्या है? r1, जिसको ri बोल दो आप, इनिशियल रहेगा, और यहाँ से उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? rf, दैट इज़ फाइनल, और वो यहाँ पहुँच गया। और ये क्या है इसका? सबको पता होगा आप लोगों को, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t करता हूँ, तो ये मुझे क्या मिलेगा? इट विल गिव मी द डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ क्या देगा मुझे? ये टाइम दे देगा, और इसी को बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना। चलिए, इसी डिस्प्लेसमेंट को हम ये भी लिख सकते हैं कि rf माइनस ri अपॉन टी, दैट इज फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन अपॉन टी लिख सकते हैं।
और इसी में अगर आपको ये कह दे कोई कि भाई मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल, क्या निकाल के दो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आप क्या लिखोगे, ds वेक्टर अपॉन dt, ठीक है ना। ये भी आप जानते हो कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस में सिखाया था मैंने आपको कि डिस्प्लेसमेंट यानी s वेक्टर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है, वेलोसिटी मिल जाता है। चलिए अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक उठा लेते हैं हम लोग कि वो है कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको पता होगा। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, जबकि स्पीड क्या है, स्पीड इज स्केलर, ये हम सब जानते हैं। मतलब ये कि अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, 2i कैप प्लस 3j कैप, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है 2i कैप प्लस 3j कैप, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड यानी कितना, अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 13 मीटर पर सेकंड, जो भी यूनिट इसकी होगी ये हो जाएगा। ये एक और न्यूमेरिकल बन गया आपके लिए, कभी भी वेलोसिटी दिया हो और स्पीड निकालना हो तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, ये सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें छुपे होते हैं ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट सीखिए हर क्वेश्चन का। अब जैसे ये क्वेश्चन था कि पहले कौन पहुंचेगा, इस पर आप कई क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे पहला तो कंसेप्ट था उसका, उसके बाद जो क्वेश्चन आया वो जेईई में आ गया था एक बार। चलिए तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है, ठीक है जी, और वो सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा था, लेकिन उसने आधा हिस्सा ही कवर किया, और ये 1 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से यहाँ चल रहा है, और इसका रेडियस कितना है, 1 मीटर है जी। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड टू द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ये कितना डिस्टेंस कवर किया, पाई आर कवर किया, और इसकी स्पीड कितनी है, v है, ठीक है। तो होता है ना, जैसे v की स्पीड से मान लो कवर कर रहा है, v तो दिख रहा है पहले अपने को, तो पाई के बदले पाई डाल देंगे, r के बदले 1, v के बदले 1, आंसर क्या आ गया, पाई सेकेंड्स आ गया, इतने में गया था वो, ठीक है ना। अब बताइए एवरेज स्पीड है हमें दिया हुआ है, हमें निकालना है, और एवरेज वेलोसिटी का हमें रेशियो निकालना है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा इसका, तो दिखाई पहले से 1 की स्पीड से चल ही रहा है, तो एवरेज स्पीड तो 1 ही हो गया ना। और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 2, और टाइम क्या हो जाएगा इसका पाई, तो आंसर क्या हो जाएगा पाई/2। तो पाई/2 मीटर पर सेकेंड इज द, सॉरी नॉट मीटर पर सेकेंड, इज द रेशियो, तो पाई/2 इसका रेशियो आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अ पार्टिकल क्रॉसेज पॉइंट A with U and point B with v मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड थी। तो कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल, इन द मिडवे between A and B, in the midway between A and B, if it is moving with uniform speed. If it is moving with uniform speed, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो मिडवे में उसकी स्पीड क्या होगी भाई साहब, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या कहता है कि एक पार्टिकल है, मान लो कि कोई उसका जर्नी चल रहा था बढ़िया, उस जर्नी के किसी एक बीच वाले पॉइंट पे उसकी स्पीड क्या थी,
u मीटर पर सेकेंड थी भाई साहब, ठीक है, u है ये है ना, और b पे इसका स्पीड कितना हो गया, v मीटर पर सेकेंड हो गया। तो क्या कह रहा है कि इस मिडवे किसी बीच वाले पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं कि इस बीच वाले पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या है, x है, और ये पूरा जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक उसको हम r मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, इन दोनों के बीच में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। वो आप लोगों को पता होगा, क्लास 9 से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो फिलहाल मैंने बताया नहीं है उसको अपने लेक्चर में, लेकिन आपको सबको पता होगा ये चीज़, ठीक है। चलिए, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन चल ही रहा है। हाँ, यहाँ पर पहले इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पॉइंट नंबर सी। तो ए टू बी के लिए पहले लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या होगा फॉर्मूला बताइए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AR। और अगर मैं यही काम कर लूँ ए टू सी के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AR/2, क्योंकि आधा डिस्टेंस हो जाएगा ना, ये डिस्टेंस R/2 कर दिया मैंने डिस्टेंस बदले, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइडिंग 1 and 2, डिवाइडिंग 1 and 2 दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया भाई साहब, ठीक है ना। चलिए, तो डिवाइड कैसे करते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, तो क्या हो जाएगा ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AR डिवाइड बाई AR। AR गया 2 हो गया, उधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, जल्दी कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर, 2 स्क्वायर यहाँ पे तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2। नोट कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा नया कंसेप्ट मैंने सिखाया है आपको इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। चलिए, अब देखो, कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होनी चाहिए, एक तो एक्सेलरेशन पता होना चाहिए भाई साहब। तो लिख लो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के बदलने का जो रेट है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, है ना। और एक्सेलरेशन का यूनिट वगैरह सब देख लें जल्दी जल्दी, है ना। तो एक्सेलरेशन डिनोट ए से करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या हो जाएगा, इट इज़ v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब जैसे यूनिट की बात करते हैं, यूनिट क्या हो जाएगा इसका, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी इज वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, तो आंसर क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। इट इज सिंपल कि आप, लेकिन मेन चीज़ क्या है ना इसमें, कि आपको अगर कोई पूछ ले कि भाई व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब होता है कि द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज चेंजिंग बाय 1 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। हर सेकेंड उसकी जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है, यानी कि अभी अगर उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है तो अगले सेकेंड में 2, फिर 3, फिर 4 पे ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव भी होता है, उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। उसका मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड, यानी उसकी स्पीड घट रही है उसको, है ना। चलिए, अगर रिटार्डेशन वर्ड बोल दिया मैंने तो वहाँ पर आपको नेगेटिव बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्सेलरेशन बोला है तो वहाँ नेगेटिव बोलने की ज़रूरत है। तो ध्यान रखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि द रिटार्डेशन ऑफ अ बॉडी इज़ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन -5 ही होगा। आपको फॉर्मूले में वही पुट करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो एक्सेलरेशन इसके टाइप क्या होते हैं बता दो। पहला, इट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और दूसरा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब ये कि व्हेन द स्पीड ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय इक्वल इंटरवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब क्या कि अगर किसी बॉडी की स्पीड बराबर टाइम में बराबर बदलता रहे, जैसे कि हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से ही बदलता रहे, तो बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर उसकी स्पीड जो है वो हर सेकंड मान लो अभी 2 है, फिर 3 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर रुक गया, फिर ऐसा हो गया, तो चेंज होता रहा, मतलब क्या बोलेंगे उसको हम लोग, इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। रियल लाइफ में जितने भी एक्सेलरेशन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म ही होते हैं। क्योंकि हम लोग जब अपने सिटी में या कहीं भी कार या बाइक या साइकिल कुछ चलाते हैं तो वहाँ पर हम एक्सेलरेशन को कॉन्स्टेंट नहीं रख पाते।
ऑफ कोर्स कहीं पर आप अगर स्पीड अपनी कांस्टेंट ही कर दोगे तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 हो गया, और 0 होना मतलब क्या है कि आपने शुरू में तो उसको एक्सेलरेट किया, बाद में 0 कर दिया, तो वो नॉन यूनिफॉर्म की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, अभी हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जब हम कभी d/dt निकालते हैं किसका, डिस्प्लेसमेंट का, तो क्या आता है, वेलोसिटी आता है। ठीक है ना, तो ये कुछ बातें आपको आनी चाहिए कि डिफरेंशिएट करने से क्या आता है और इंटीग्रेट करने से क्या आता है। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा और ये समझ में आएगा। जैसे देखो, अब जो नई बातें मैं सिखा रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो कि कहीं पे लिखा हुआ है कि हमें v का मॉडुलस ऑफ कोर्स निकालना, मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा dx/dt अगर आप कर रहे हो तो ये क्या देगा आपको, इट विल गिव यू द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ये आपको स्पीड दे देगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ v का वेक्टर निकालना, वेक्टर अगर v फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ आप करते हो ds/dt तो ये क्या दे देगा आपको, दे देगा वेलोसिटी। छोटी सी बात है लेकिन पता होना चाहिए, है ना। मतलब यहाँ पर वेक्टर में हमने मॉडुलस डाल दिया, मतलब वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द मैग्नीट्यूड, यानी यहाँ पर हम dx/dt कर रहे हैं। x मतलब होता है डिस्टेंस और s पे वेक्टर मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी देगा, और यहाँ पे क्या देगा अपने को, ये स्पीड देगा, ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन दिया हुआ है 2t² + t + 1, तो कह रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो कैसे निकालोगे, बड़ा ही आसान है। 3 सेकेंड में एवरेज स्पीड निकालना है तो पहले क्या करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले t = 0 की बात कर लेंगे। तो t = 0 की जब हम बात कर रहे हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इट इज़ 0 0 1, तो 1 हो जाएगा। और t = 3 की बात करें तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट आपका, इट विल बी 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 × 2 18, 18 + 3 21, और 21 और 1 22 हो गया। यानी कि आप देखो डिस्प्लेसमेंट में कितने का चेंज आया है, 21 मीटर का आया है, टाइम में 3 का आया है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू नॉट t = 3, इंटरवल इक्वल्स टू 3, वी विल कॉल इट इंटरवल इक्वल्स टू 3, और डिस्प्लेसमेंट ये तो हो जाएगा 21/3। आंसर क्या आएगा, इट इज़ 7 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड इसका हो गया एवरेज स्पीड। लेकिन यहीं पर मुझे कोई क्या पूछ दे कि भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल के बताओ, क्या निकाल के बताओ, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल के बताओ। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाता है, आपको उस पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस स्पीड कब, एट 3 सेकेंड, आपको 3 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए। कहाँ से लेके आओगे, तो 3 सेकेंड पर आपको चाहिए इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि उस मोमेंट पे क्या करना पड़ेगा, याद करो वहाँ क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था, d/dt किया था। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो किसको, इसको, तो देखो क्या हो जाएगा ये, इट इज़ dx/dt, जो वेलोसिटी जो आपको स्पीड दे देगा, कौन सा, इंस्टेंटेनियस स्पीड दे देगा। देखा आपने dx/dt क्या स्पीड देता है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 2t² का हो जाएगा 2t, और ये t से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 1 का 0 होता है, खत्म करो उसको मैटर को, तो क्या आएगा 4t आ गया, और 4t और t की वैल्यू बाद में 3 पे चाहिए ना अपने को, तो 4 3 क्या कर दिया, 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या देखा आपने, अगर आपको किसी मोमेंट पे चाहिए तो क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पे उसको डिफरेंशिएट करके निकालते हैं और बाद में टाइम की वैल्यू पुट कर देते हैं। और अगर आपको एवरेज चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसमें टाइम की वैल्यू पुट करके दोनों इंटरवल्स के बीच की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी बात की है तो ये एक्चुअली क्या है, इट इज़ Δx/Δt है, और ये क्या है, dx/dt है ना। तो यहाँ तक आप पढ़ लीजिए, हम लोग अगले पार्ट में और आगे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।